बात करते हैं भारत के एंटी डिफेक्शन लॉ की। एक ऐसा कानून जिसे बनाया तो गया था हमारी राजनीति में स्थिरता लाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई स्थिरता लाता है या फिर ये खुद ही राजनीतिक खेल का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। सुबह सुबह नींद खुलती है, टीवी ऑन होता है और स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही है। एक नाटकीय राजनीतिक मोड़ में राघव चड्ढा ने आप छोड़ दी है और अपनी पार्टी के 2/3 से ज्यादा राज्यसभा सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। सुनने में तो ये किसी पॉलिटिकल भूचाल जैसा लगता है ना, लेकिन रुकिए, असली सवाल तो अब आता है। अगर वो अपने साथ पार्टी के 2/3 सांसदों को ले गए तो क्या ये जो कुछ भी हुआ वो गैर कानूनी भी है? और बस यहीं से इस कानून की असली कहानी, इसकी सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। तो आज की इस पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब भारतीय राजनीति में एक अलग ही तरह की उथल पुथल मची हुई थी। एक ऐसा दौर जिसे आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है 1967 की और इसके हीरो हैं गयालाल नाम के एक नेता। अब इन्होंने जो किया वो आज भी एक मिसाल है। उन्होंने एक ही दिन में, जी हाँ, सिर्फ एक दिन में 3 बार पार्टियां बदली और बस इसी घटना के बाद से ये मशहूर कहावत बन गई जो उस दौर की पॉलिटिकल अस्थिरता का एक प्रतीक बन गई। तो जाहिर है इस तरह की पॉलिटिकल अफरा तफरी को रोकने के लिए कुछ तो करना ही था। तो 1967 के इस किस्से के बाद लंबा इंतजार करना पड़ा और फिर 1985 में 52nd अमेंडमेंट के साथ आया एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तो 2003 में 91st अमेंडमेंट लाया गया ताकि इसे और मजबूत बनाया जा सके और एक पुराना लूप होल, मतलब एक कमी को बंद किया जा सके। तो चलिए अब सीधे इस कानून की गहराइयों में उतरते हैं। बात करते हैं संविधान की 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल की। यही वो जगह है जहां सारे नियम कानून लिखे हैं और हाँ, यहीं से वो रास्ते भी निकलते हैं जिनका इस्तेमाल होशियारी से किया जाता है। तो ये कानून आखिर कहता क्या है? देखिए, ये 2 सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क करता है। पहली सिचुएशन है इंडिविजुअल डिफेक्शन, मतलब कोई एक विधायक या छोटा मोटा ग्रुप पार्टी बदल ले तो नतीजा क्या होगा? सीधा डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब उनकी सदस्यता रद्द। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन देखिए, इसे कहते हैं ग्रुप मर्जर। अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 विधायक एक साथ मिलकर पार्टी बदलने का फैसला करें तो कानून उन्हें प्रोटेक्ट करता है। और यही है वो कह सकते हैं मैजिक रूल जो पूरा का पूरा खेल बदल देता है। ये है द 2/3 मर्जर रूल। सिंपल भाषा में 10th शेड्यूल का ये नियम कहता है कि अगर कम से कम 2/3 सदस्य पार्टी बदलने के लिए राजी हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय या मर्जर माना जाएगा और नतीजा उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन से पूरी तरह से बचा लिया जाता है। तो अब जब हमने नियम समझ लिया है तो देखते हैं कि आज की राजनीति में असल दुनिया में ये खेल खेला कैसे जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कानून नहीं रह गया है, ये एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन चुका है। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि क्या हो अगर आपके पास 2/3 का वो जादुई नंबर न हो तो क्या करें? वेल, यहीं पर हमारी पॉलिटिक्स ने एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका ढूंढ निकाला है। इसका नाम है द रेजिग्नेशन मॉडल। तो ये इस्तीफा मॉडल ये काम कैसे करता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, रूलिंग पार्टी के कुछ विधायक विधानसभा से ही इस्तीफा दे देते हैं। स्टेप 2, इसका नतीजा ये होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं बचता और सरकार गिर जाती है। स्टेप 3, अब विपक्ष को मौका मिलता है और वो नई सरकार बना लेती है। और फाइनल स्टेप, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था वो नई बनी सरकार की पार्टी के टिकट पर फिर से चुनाव लड़ते हैं और ज्यादातर मामलों में जीत भी जाते हैं। मतलब देखिए, टेक्निकली कानून तो नहीं टूटा पर सरकार बदल गई। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हुआ है और एक बार नहीं कई बार। याद कीजिए 2019 में कर्नाटक, जहां एमएलएस के इस्तीफे के बाद सरकार गिर गई। फिर 2020 में मध्य प्रदेश, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में हुए इस्तीफों ने कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। और 2022 का महाराष्ट्र का केस तो सबको याद ही है, जहां एकनाथ शिंदे गुट का मामला एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई बन गया था। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है, इस कानून के 2 चेहरे हैं। तो सवाल ये है कि ये कानून आखिर है क्या? हमारी सरकारों का प्रोटेक्टर
या फिर पॉलिटिकल दांवपेच का एक नया जरिया? तो चलिए अब घूमकर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारी उस हाइपोथेटिकल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। राघव चड्ढा वाला जो सिनेरियो हमने देखा वो एक सिंपल दल बदल या डिफेक्शन नहीं है। नहीं, कानून की नज़र में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर है, एक संवैधानिक विलय। और क्योंकि उनके पास वो 2/3 सांसदों का मैजिक नंबर था, कानून उन्हें सजा नहीं देता बल्कि उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। और पता है, यही इस कानून की सबसे बड़ी आयरनी है, इसका सबसे बड़ा विरोधाभास। इसे बनाया गया था हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, मतलब एक एक विधायक को खरीदने बेचने का खेल खत्म करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? इसने हर्ड ट्रेडिंग को बढ़ावा दे दिया, जहां अब एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा झुंड एक साथ पार्टी बदलता है। मकसद था सरकारों को स्टेबल करना, लेकिन इसने इस्तीफे वाले मॉडल जैसे नए तरीकों से सरकारों को अस्थिर करने का रास्ता खोल दिया। तो आखिर में पूरी कहानी, पूरा खेल आकर सिमट जाता है बस इस एक नंबर पर, 2/3। ये सिर्फ एक फ्रैक्शन नहीं है, ये वो चाबी है जो इस कानून के असली मकसद को साइड में रखकर पॉलिटिकल पावर का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देती है। तो हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाकई हमारे लोकतंत्र को बचा रहा है, या इसने बस राजनीति खेलने के नियम बदल दिए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।